हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग एक नई महीने की शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम लोग जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा करेंगे। ये क्लास हमारी आरओ परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ यूपी पीसीएस और बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो इसी महीने 29 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए क्लास हमारी जो होती है इसमें दैनिक न्यूज़पेपर जो होते हैं उनको कवर किया जाता है। दैनिक जागरण, द हिंदू, यहाँ पर देखा जाए डीडी न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, आपकी परीक्षा जो आरओ की परीक्षा है, ठीक है, आरओ की परीक्षा देखा जाए 27 जुलाई को प्रस्तावित है और बीपीएससी की परीक्षा 30 अगस्त को प्रस्तावित है। 29 जून, ठीक है, देखा जाए 29 जून को यूके पीएससी प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके करंट अफेयर जो होते हैं ना, परीक्षा के पूर्व देखा जाए, परीक्षा के पूर्व आपको 6 से 8 महीने के करंट अफेयर जो होते हैं वहां से लगभग 80% सवाल जो आते हैं आपकी परीक्षा में, 80% सवाल जो आते हैं ये आता है लास्ट 6 to 8 मंथ के, 8 मंथ के आते हैं। अब जून में आपकी परीक्षा है उत्तराखंड पीसीएस, तो उसके लिए देखा जाए जनवरी से लेके और जून महीने के एंड तक 20 जून तक के करंट अफेयर आप तैयार करके रखिए। आप यूपी पीसीएस देंगे, उसके लिए अक्टूबर में परीक्षा है यूपी पीसीएस की, तो अक्टूबर में परीक्षा है तो आप 30 सितंबर तक के करंट अफेयर तैयार करके रखिए। आप आरओ परीक्षा देने जा रहे हैं तो 30 जून तक के करंट अफेयर तो तुम कंठस्थ रखिए। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जून का महीना जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपके परीक्षा में आरओ में सवाल आने की संभावना पूरी प्रबल है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो जैसा कि हम लोगों ने फरवरी महीने से स्टार्ट किया था अपना मासिक पैकेज, उस मासिक पैकेज को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग जून महीने का पैकेज यहाँ पर डिजाइन किए हैं। और इस जून महीने के पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। डेली क्लास तो आपको शाम को 7:30 बजे मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, साथ ही साथ डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। और महीने के एंड में देखा जाए तो करंट अफेयर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, साथ ही साथ एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और यूपी बिहार करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ और पीपीटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसका शुल्क मात्र 25 रुपए है। 25 रुपए में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से ज्वाइन करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन करिए, उसके बाद आप सर्च करिए SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन, ठीक है। SSGCP आप सर्च करेंगे, हमारा होम पेज खुल जाएगा, इसको ओपन करिए और यहां पर जब आप जाएंगे वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे, वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आपको पूरे स्लॉट दिख जाएंगे, यहीं से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिन लोगों ने पहले ज्वाइन कर रखा था वो लोग अपना अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पर एक खास चीज ये रहेगी, हमारी करंट अफेयर की क्लास जो आएगी, अब जून महीने से हम लोग करंट अफेयर के पिछले जो करंट अफेयर हमने पढ़ रखे हैं उसको हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। एक एक दिन अल्टरनेट डेज पर हमारे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, और जिनमें आपके करंट अफेयर का रिवीजन होता रहेगा। हम लोग एक वीडियो में पुरस्कार की चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में जैसे पुरस्कार ज़्यादा है तो हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत बल्कि वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे कि 2.5 घंटे के, 3 घंटे के एक एक वीडियो बना दिए। कोशिश रहेगी कि 40 से 45 मिनट के वीडियो एक आपके बीच में आए और उससे आप आसानी से रिवीजन करें। अगर उसमें ज़्यादा मैटर होता है तो अगले वीडियो में फिर से उसका रिवीजन कर सकते हैं, पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जितने सम्मेलन हुए हैं उनको कवर करेंगे एक वीडियो में, पुरस्कार को कवर करेंगे, अभी तक के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस टेक से रिलेटेड, सबको अलग अलग कवर करेंगे ताकि आपको देखा जाए याद करने में भी सुविधा हो, तैयार करने में भी सुविधा हो और हमको पढ़ाने में भी सुविधा होगी, ठीक है। तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जून महीने का पैकेज। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं, विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 जून का दिन हर साल विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और यह आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध का जो महत्व है उसको रेखांकित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहां देखिए वैश्विक स्तर पर
जो दूध उत्पादन प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर साल 2% की दर से जो दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ रहा है, और वहीं पर भारत में इसकी वृद्धि बात कर ले तो भारत में 5.7% की दर से ग्रोथ हो रहा है जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो मिल्क प्रोडक्शन है भारत में वैश्विक स्तर से ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इस साल विश्व दुग्ध दिवस का थीम क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है, थीम याद रखिए, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। चलिए आगे बात कर ले, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल 1 जून को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की भलाई और अधिकारों के लिए एक पहल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस। ठीक है, तेलंगाना का स्थापना दिवस आज देखा जाए देश भर में 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, आज के दिन तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें तेलंगाना राज्य में इस अवसर पर आज सभी सरकारी दफ्तरों और में राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। ठीक है, जितने भी सरकारी ऑफिस है उनमें आज तेलंगाना में राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्संगठन अधिनियम के द्वारा सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना जो था ये भारत का 29वां राज्य बना था। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि जो आंध्र प्रदेश पुनर्संगठन अधिनियम या आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो था उस पर दस्तखत किया गया था। ठीक है, अधिनियम पर जो विधेयक था, विधेयक पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया तो वो अधिनियम बन गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति किसने किया था, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, हस्ताक्षर किसने किया था ये आपको बताना है। चलिए अगली खबर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। यहां पर देखा जाए एक बार फिर फुल टाइम पुलिस महानिदेशक नहीं मिले, कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को फिर से मिले हैं। ठीक है, देखा जाए तो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को यूपी पुलिस का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यूपी पुलिस के नए कार्यवाहक डीजीपी कौन बने हैं, राजीव कृष्ण बने हैं। अब तक आईपीएस राजीव कृष्ण जो थे वो डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में राजीव कृष्ण तैनात थे और साथ ही साथ डीजी विजिलेंस भी थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इनको बना दिया गया उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। यहां पर आप देख सकते हैं ये है राजीव कृष्ण जी। आगे चर्चा कर ले, सीनियर आईपीएस राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के कहां के निवासी हैं, गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है, आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का संबंध उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, सवाल पूछ लिया, याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर से है। चर्चा करें, आईपीएस राजीव कृष्ण को अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। इन्होंने ऑपरेशन पहचान ऐप, ठीक है, ऑपरेशन पहचान ऐप के जरिए अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया। साथ ही देखा जाए ई मलखानों से लेकर मुकदमों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की सोच का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर राजीव कृष्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, नए रक्षा संपदा महानिदेशक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने 31 मई 2025 को रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। चर्चा करें, वे 1990 बैच के भारतीय रक्षा संपदा सेवा के अधिकारी हैं और उनके कार्यकाल के दौरान छावनी व रक्षा भूमि प्रबंधन में उनकी विशिष्टता रही है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, ग्लेशियरों को बचाने के उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। यहां पर देखा जाए ग्लेशियरों को बचाने के लिए जो उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ, इसके बारे में चर्चा करने, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, इन सब पे चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर तो ग्लेशियरों को बचाने के लिए, ठीक है, ग्लेशियर जो होते हैं उनको बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो था ये 29 से 31 मई 2025 के बीच तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया। कहां पर इसके आयोजन हुआ था, तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा यहां पर प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे चर्चा कर ले,
भारत ने दुशांबे में उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लेशियरों को बचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यहीं पर देखा जाए खास बात यह है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, जैसे ईयर ऑफ मिलेट, आप जानते हैं कि 2023 का जो साल था उसको मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, उसी प्रकार से जो 2025 का वर्ष है इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहां पर देखा जाए तो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको जब मई महीने का करंट अफेयर पढ़ाया था तो उसमें आपको याला ग्लेशियर के बारे में बताया था, नेपाल में अवस्थित याला ग्लेशियर जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मृत घोषित कर दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अगले 40 साल में वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए एक खास बात यह भी याद रखिएगा कि साथ ही हर साल 21 मार्च का जो दिन है इसको विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देखा जाए तो हर साल जो 21 मार्च का दिन है, ठीक है, 21 मार्च का दिन है, इसको हर साल विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। और 2025 का जो वर्ष है इसको ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? यूएन ने घोषित किया है। और यहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जो उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, ये कहां पर हो रहा था? तो ये दुशांबे में हो रहा था। कब से कब तक हुआ? 29 से 31 मई के बीच हुआ। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा पॉइंट, ठीक है, इससे ज्यादा पॉइंट अगर इस टॉपिक से सवाल आता है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों ने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजों ने शपथ ली है, यहां पर चर्चा कर ले। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस एन.वी. अंजरिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई समेत जजों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है। यानी कि जितने जज होने चाहिए, जो निर्धारित संख्या है, वो निर्धारित संख्या पूर्ण हो गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जस्टिस जो अंजरिया है, ठीक है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ जो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इन दोनों के बारे में जाने रहिएगा कि जो जस्टिस एन.वी. अंजरिया, ये कहां के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। और वहीं पर जो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, ये कहां के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और अब वर्तमान में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की निर्धारित संख्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, सीजीआई समेत जजों की निर्धारित संख्या वो पूर्ण हो चुकी है। 33+1 ये निर्धारित संख्या है, ये पूर्ण हो चुकी है। चलिए आगे देखा जाए सेबिन्स गल पक्षी। अब सेबिन्स गल पक्षी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात के नल सरोवर में दुर्लभ आर्कटिक पक्षी सेबिन्स गल दिखाई दिया है। यहां पर देखा जाए कहां पर दिखाई दिया है? गुजरात के नल सरोवर में दिखाई दिया है। अब परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि नल सरोवर वेटलैंड कहां पर अवस्थित है? नल सरोवर वेटलैंड जो है वो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और यहीं पर सेबिन्स गल पक्षी दिखाई दिया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा सेबिन्स गल क्या है? पक्षी है एक। ठीक है, और ये विशेषता कहां पर पाया जाता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, आर्कटिक पक्षी है। यहां पर देखा जाए ई बर्ड डाटाबेस के अनुसार भारत में इस दुर्लभ पक्षी को आखिरी बार 2013 में केरल में देखा गया था। वो कुछ इस प्रकार की पक्षी दिखती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर। और ई बर्ड डाटाबेस जो है, ठीक है, ई बर्ड डाटाबेस जो है इसके अनुसार कहा गया है कि ये दुर्लभ पक्षी, ठीक है, जो सेबिन्स गल है, ये अंतिम बार 2013 में केरल में देखा गया था। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सेबिन्स गल पक्षी। चलिए देखा जाए गुजरात के नल सरोवर थार रेगिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कि थार रेगिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड कौन सा है? नल सरोवर है। ठीक है, नल सरोवर। और नल सरोवर कहां पर अवस्थित है? जाहिर सी बात है जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वहीं पर गुजरात में नल सरोवर अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए 81वां इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जर्नल मीटिंग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत 1 से 3 जून 2025 तक दिल्ली में 81 इंटरनेशनल
एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जर्नल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, जो 81 इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा की जा रही है। और खास बात यह है कि यह आयोजन 1983 के बाद पहली बार भारत में हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो लगभग 42 सालों के बाद, ठीक है, 42 साल बाद भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक विमानन नेता, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि तो यहां पर भाग लेंगे। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा यहां पर आज वक्तव्य दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। गोवा देश का पूर्ण साक्षरता वाला दूसरा राज्य बना है। गोवा जो है ये पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहले राज्य के बारे में मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था। चलिए चर्चा करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने राज्य को भारत का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित किया है। गोवा ने 99.7% की साक्षरता दर हासिल की है, जो किसी राज्य की पूर्ण साक्षरता घोषित होने के लिए जरूरी 95% के मानक से कहीं ज्यादा है। ठीक है, यानी कि कोई राज्य है, अगर उसको आप पूर्ण साक्षर कब घोषित कर सकते हैं? एक मानक निर्धारित किया गया है कि कोई राज्य अगर 95% से ज्यादा वहां की साक्षरता दर है तो आप उसको पूर्ण साक्षर घोषित कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो गोवा में साक्षरता दर कितना है? 99.7% है। ठीक है, 99.7% है। इस प्रकार से वो जो 95 का आंकड़ा है उसको गोवा पार कर चुका है और मिजोरम के बाद दूसरा राज्य बन गया है। चलिए आगे चर्चा कर ले। गौरतलब है कि इससे पहले मिजोरम जो है वो देश का पहला पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बना था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपसे क्रम भी पूछ ले कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, क्रमानुसार 2 पूर्ण साक्षर राज्य कौन से हैं, तो पहला कौन सा था? पहला मिजोरम था। और दूसरा कौन सा? दूसरा है गोवा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, यहां पर चर्चा कर ले फैजान जाकी के बारे में। फैजान जाकी जो है इन्होंने $50,000 की इनामी राशि जीत ली है। भारतवंशी छात्र फैजान जकी ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में एलेक्सिन सिप्सन, ठीक है, एलेक्सिसमन, ठीक है, यहां पर देखा जाए उसकी स्पेलिंग बहुत लंबी सी थी और इसको सही रूप से प्रोनाउंस करने, सही उच्चारण करके इस प्रतियोगिता को जीता है। और इसी चीज को प्रोनाउंस करके, सही प्रोनाउंस करने के बाद ही इनको देखा जाए तो $50,000 की इनामी राशि मिली थी। ठीक है, इस शब्द को सही से प्रोनाउंस करने के कारण ही इनको 50,000 की इनामी राशि जो है, $50,000 की इनामी राशि मिली है। भारतीय मूल के टेक्सास अमेरिका के 13 वर्षीय जो फैजान जकी है, यहां पर देखा जाए 28 मई 2025 को सर्वदन्य कदम को हराकर ये जीत हासिल की है। किसको हराया है? तो सर्वदन्य कदम को हराकर ये जीत हासिल की है। और यहां पर देखा जाए वह कक्षा 7वीं के छात्र है। 2024 में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 2024 में जो प्रतियोगिता हुई थी उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और यहां पर देखा जाए जीत के बाद $50,000 की इनामी राशि और ट्रॉफी इनको प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए नूपुर लाल जो है ये 1999 में प्रतियोगिता जीतने वाली पहले भारतीय अमेरिकी थी। ठीक है, नूपुर लाल जो थी ये पहली भारतीय अमेरिकी थी जिन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता पहली बार जीती थी। तो यहां पर याद रखिएगा कि 2025 में किसने जीता है? फैजान जकी ने जीता है, जो कक्षा 7 के छात्र हैं। ठीक है, और यहां पर $50,000 की इनामी राशि इनको प्रदान की गई है। चलिए आगे देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर देखा जाए 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुचाता चुआंगश्री। अब यहीं पर अगर जो कोई इंडियन होती तो उनका सुचाता नहीं सुजाता नाम होता। ठीक है, सुजाता नाम होता इनका, लेकिन ये है थाईलैंड की, तो नाम क्या है? सुचाता। सुचाता ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। पूर्व मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड ओपल सुजाता, यहां पर देखा जाए चुआंगश्री को ताज पहनाया है। सुजाता चुआंगश्री जो है इनको ताज पहनाया है। यहां पर देखा जाए आगे हम बात कर ले इथोपिया की हासेट डेरेजे एडमुसू, ठीक है, हासेट डेरेजे एडमुसू जो है ये उपविजेता घोषित की गई है। रनर अप कौन किसको घोषित किया गया है? इथोपिया की है। ये पॉइंट याद रखिएगा। विजेता के बारे में तो सब बात करते हैं, ठीक है, जो उपविजेता है उपविजेता के बारे में आप जाने रहिएगा, आपसे उपविजेता के बारे में पूछा जा सकता है। हासेट
डेरेजे एडमसू, ये कहाँ की है? इथोपिया की है। पिछली बार विजेता कौन थी? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा थी, ठीक है, मिस वर्ल्ड। और इस बार कौन रही है? सुचाता चुआंगश्री रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। 31 मई 2025 को फाइनल का आयोजन किया गया था। जो फाइनल हुआ था वो 31 मई 2025 को फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया था। यहां पर भारत की भी बात कर ले तो भारत की नंदनी गुप्ता प्रतियोगिता में शीर्ष 8 में जगह बनाने में विफल रही थी। अपने दमदार प्रदर्शन के बावजूद 21 वर्षीय जो नंदनी गुप्ता थी प्रतियोगिता के अंतिम दौर में जगह नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी हैदराबाद में, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? तो नंदनी गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखा जाए दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक पुस्तक का विमोचन। यहां पर देखा जाए ये किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। किताब है, किताब का नाम है दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक, ठीक है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र गोयल की पुस्तक दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक ये यात्रा वृत्तांत है, इसका लोकार्पण किया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रवासी संसार फाउंडेशन की ओर से किया गया था, ठीक है। यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो पुस्तक के विमोचन का प्रोग्राम था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये प्रवासी संसार फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। और ये किताब दक्षिण अफ्रीका गांधी से महात्मा गांधी तक यात्रा वृत्तांत किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र गोयल के द्वारा लिखी गई है ये किताब, इसका लोकार्पण किया गया। चलिए आगे बात करें। इंडियाज एआई रेवोल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत रिपोर्ट, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं एआई से रिलेटेड, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि इंडियाज एआई रेवोल्यूशन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें कही गई हैं वो बातें आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई से संबंधित सवाल आपके जीएस पेपर 3 में पूछ सकता है, D1 में भी पूछ सकता है, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट इंडियाज एआई रेवोल्यूशन अ रोडमैप टू विकसित भारत में यह जानकारी दी गई है कि अगले साल तक यानी कि अगले 1 साल में 10 लाख एआई पेशेवरों की जरूरत होगी। एआई के जो पेशेवर है ना, एआई पेशेवरों की अगले 1 साल में 10 लाख वैकेंसियां होंगी, ऐसी बात कही जा रही इस रिपोर्ट में। यहां पर देखा जाए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार 2024-25 में देश में बीटेक सीटों की संख्या 14.9 लाख हो गई है। बढ़कर कितनी हो गई है? 14.9 लाख हो गई है, जो 4 वर्षों में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 4 वर्षों में 16% की वृद्धि को दर्शाता है। और यहां पर देखा जाए यह वृद्धि मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन कोर्सों में हुई है। मुख्यतः कौन कौन से कोर्सों में? जो एआई और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होते हैं बीटेक में, उन्हीं में ज्यादा एडमिशन हुए हैं। और बीटेक में 14.9 लाख हो गई है सीटों की संख्या, ठीक है, वर्तमान में। आगे हम बात कर ले इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुमान है कि भारत में एआई उद्योग 2025 के अंत तक 28.8 अरब डॉलर का हो जाएगा, ठीक है। 28.8 अरब डॉलर का हो जाएगा। ये बात किसने कही है? ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का अनुमान है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाए 2016 से 2023 तक एआई कार्यबल में 14 गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे भारत सिंगापुर, फिनलैंड, आयरलैंड और कनाडा के साथ शीर्ष 5 सबसे तेज बढ़ते एआई केंद्रों में से एक बन गया है, ठीक है। यानी कि शीर्ष 5 जो एआई के केंद्र हैं उनमें भारत का नाम भी शुमार हो गया है। आगे चर्चा कर लें। भारत में पहले से ही कई एआई मॉडल मौजूद हैं। यहां पर जो भारत के एआई मॉडल हैं इनके बारे में जानना आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एआई मॉडल है। और इन एआई मॉडल में एक तो ऐसा है कि जो भारत का, जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए जो एलोन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ग्रोक का विकास किया गया, ठीक है। वहीं पर फेसबुक के द्वारा मेटा का विकास किया गया, लामा का विकास किया गया। और उसी प्रकार से एक इंडियन कंपनी है जिसको भारत का एआई वर्जन बनाने के लिए जिम्मा सौंपा गया है, उस कंपनी का नाम है सर्वम एआई, ठीक है। तो सर्वम एआई का अपना खुद का भी एक मॉडल है। यहां पर चर्चा कर लें, भारत में पहले से ही कई एआई मॉडल मौजूद हैं। इनमें भारत जेन सम्मिलित है, डिजिटल इंडिया भाषणी सम्मिलित है, सर्वम एआई मॉडल सम्मिलित है, चित्रलेखा सम्मिलित है, हनुमान एवरेस्ट 1.0 इत्यादि मौजूद है, ठीक है। तो ये सब भारत के एआई मॉडल हैं। आप सर्च करिएगा इनके बारे में। कभी कभी जब मैं कुछ चीजें बताता हूं एआई वगैरह से रिलेटेड चीजें, तो आप सिर्फ उसको
सुन के समझ के किताबी ज्ञान पे मत रहा करिए, ठीक है, कि आपने किताबी ज्ञान, आप यूज भी करिए, देखिए क्या चीजें हैं उसमें। सर्वम एआई को यूज करिए, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, आप कुछ टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट आप टाइप कर देंगे, बाकायदा वो आपको उधर से वॉइस जनरेट करके देगा, ठीक है। वहीं पर जो भारत जन है, भारत जन को आप सर्च करिए, आप कुछ भी, जैसे ओपन एआई है, चैट जीपीटी, आपको आसान पड़ता है, भारतीय चीजें, आप भारतीय चीजों को भी प्रमोट करिए। आप यूज करेंगे, सर्च करेंगे, सर्फिंग करेंगे, तभी तो चीजों को वहां पर एक्सेसिबल ज्यादा होगा, लोग ज्यादा विजिट करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी आप ट्राई करिए, ठीक है। जैसे आप नया आता है, किसी ने बता दिया कि घिबली आर्ट आपको ट्राई करना है, मोदी जी ने एक बार घिबली आर्ट ट्राई कर लिया, पूरा इंडिया लग गया मोदी जी के पीछे कि चैट जीपीटी कन्वर्ट दिस इमेज इन घिबली इमेज, अपना फोटो डाल दिया। तो आप यहां पर भी डालिए, ट्राई करिए, ठीक है। सर्वम एआई मॉडल अपना विकसित करेगा, चित्रलेखा है, हनुमान एवरेस्ट 1.0 इत्यादि, ये सब भारतीय मॉडल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स, ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ऑपरेशन। और देखा जाए रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन ने क्या किया कि यूक्रेन पिछले 18 महीनों से प्लानिंग कर रहा था। अभी शांति वार्ता यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही थी, और उसी शांति वार्ता के बीच में देखा जाए तो 18 महीनों की प्लानिंग को फलीभूत करते हुए यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के, और उसके जो कोर एरिया थे, जहां पर उनके न्यूक्लियर बॉम्बर थे, न्यूक्लियर बॉम्बर, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर जो थे, मतलब जो प्लेन थे, उन प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग 41 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और कानो कान किसी को खबर नहीं लगी कि पिछले 18 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस के मरमंस्क, इरुकुत्स्क, इवानोवो, राइजेन और अमूर क्षेत्र में स्थित सैन्य हवाई अड्डों पर ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए ये ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। इन हमलों में रूस के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम TU-95, TU-23, M3 बम वर्षक A-50 विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है, ठीक है। ये जो बम वर्षक विमान होते थे, न्यूक्लियर कैपेबल बम वर्षक विमान थे, उनको नुकसान बेसिकली पहुंचाया गया है। यहां देखा जाए यूक्रेन के द्वारा, इसलिए ऑपरेशन, यहां पर देखा जाए यूक्रेन द्वारा इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स नाम दिया गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे, स्पाइडरमैन ऐसे करता था तो हाथ से उसके वेब निकलती थी, ठीक है, तो उसी वही नाम दिया गया, स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया है। यहां पर देखा जाए इस ऑपरेशन के लिए यह कहा जाता है कि यूक्रेन इसकी 18 महीनों से तैयारी की, और इसमें कई छोटे ड्रेन, जो छोटे छोटे ड्रोन होते थे, उनको स्मगलिंग के जरिए रूस के अंदर पहुंचाया गया था। और अंत में हुआ क्या कि वो जो स्मगलिंग के जरिए छोटे छोटे जो ड्रोन थे, उनको रूस के अंदर पहुंचाया गया, उनको एक ट्रक पे लादा गया, ठीक है। अब ट्रक पे लादने के बाद उनको वहां जो उनका जो साइट था, ठीक है, आर्मी साइट था, आर्मी कैंप साइट जो होते हैं, वहां पर ले जाके वो ट्रक खड़ा कर दिया। 2-3 दिन बाद ट्रक में थोड़ा सा विस्फोट होता है, कहीं से ऊपरी हिस्सा फट गया, और आराम से एआई जनरेटेड, सब कुछ एआई से कंट्रोल हो रहा था। ड्रोन जो था एआई से कंट्रोल्ड था। जाके सबसे पहले वो विमानों के ऊपर जाते थे। कल जो वीडियो आया है, वीडियो फुटेज जो है वो ट्विटर पे पड़ा हुआ है, उसमें है क्या कि जो विमान के ऊपर जाते थे, सबसे पहले विमान का कमजोर हिस्सा को वो आइडेंटिफाई करता था ड्रोन, और वहीं पर जाके हिट हो जाता था, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता था। आत्मघाती ड्रोन था, जाके खुद से ब्लास्ट हो जाता था वहां पर। तो इससे क्या हुआ है, लगभग 41 विमान, लगभग 41 विमान जो है वो रूस के डैमेज हो गए हैं, ठीक है। और रूस यूक्रेन का युद्ध जो था, अभी तक देखा जाए सबसे बड़ा नुकसान इसमें रूस का अभी तक का हुआ है, वो रूस का हुआ है कल, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। चलिए आगे देखा जाए। एक दवा है प्रू-डी-कॉर्प मेडिसिन का विकास, ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जिसको आप शॉर्ट में इनमास कहते हैं, इसने एटमी विकिरणों से बचने के लिए स्वदेशी एंटीडोट तैयार कर लिया है। यानी अगर आप पे परमाणु हमला या आसपास में कहीं परमाणु हमला होता है या परमाणु रिसाव होता है, तो उस दृष्टिकोण से जो ये मेडिसिन है, ये परमाणु विकिरण को कम करने में सहायता कर सकती है, ठीक है। और ये दवा जो है किसके द्वारा विकसित की गई है, ये दवा विकसित की गई है जो डीआरडीओ स्थित, डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला जो है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, ठीक है, इसमें देखा जाए एटमी विकिरणों से बचने के लिए स्वदेशी एंटीडोट विकसित किया है। इस एंटीडोट को दवा नियामक के द्वारा भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहां देखा जाए ये कैसे काम करता है,
कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। तो एंटीडोट विकिरण को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, साथ ही शरीर पर उसके प्रभाव को भी कम करता है। विकिरण के खिलाफ एंटीडोट के WHO के संवेदनशील मेडिसिन की सूची में इसको रखा गया, यानी कि यहाँ पर जो दवा नियामक है, दवा नियामक के द्वारा तो इसको मंजूरी दे ही दी गई है, साथ साथ यहाँ पर WHO ने भी इसको संवेदनशील मेडिसिन की सूची में सम्मिलित कर रखा है। ठीक है, और इसको बाजार में किस रूप में जाना जाएगा, बाजार में आप इस दवा को खरीदेंगे तो इसको प्रूडिकॉर्प के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, प्रूडिकॉर्प के नाम से ये बाजार में दवा मिलती रहेगी। चलिए आगे हम बात कर लें 26वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था, इसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे जो भारतीय एथलीट थे। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान रहा। चलिए आगे देखें, दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित, ठीक है, कहां पर इसका आयोजन हुआ था, जो 26वां एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। 26वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक, भारत ने कितना पदक जीता, 8 स्वर्ण पदक, उसके बाद देखा जाए 10 रजत पदक, 6 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर भारत ने एशियाई एथलेटिक्स में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया है। और 24 पदक के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत का स्थान रहा सेकंड। ये पॉइंट याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन था, तो पहले स्थान पर चीन का स्थान था। ठीक है, पहला स्थान किसका था, चीन का था। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर पराग्वे के राष्ट्रपति की आधिकारिक भारत यात्रा। एक चीज आप नोट करिएगा और मैं आपको फिर से बताता हूं कि हम लोग अभी जून के महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जून, ठीक है, इसके पहले हमने मई पढ़ा और अप्रैल पढ़ा। अप्रैल, मई और जून, एक चीज आप नोट करेंगे, जो फर्स्ट वीक था, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3 4 तारीख का जो टाइम पीरियड है, यहां पर तीनों महीने के पिछले, तो आप इनको याद रखिएगा। जो अप्रैल महीना था, यहां पर देखा जाए जो चिली के राष्ट्रपति थे, ठीक है, चिली के राष्ट्रपति वो भारत की यात्रा पर थे। मई के महीने पर अंगोला के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, लोरेंको, ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति। और अब देखा जाए जून में तो पराग्वे के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। तो इस प्रकार से एक क्रोनोलॉजी आपको मिली। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको मिली और ये बात आप समझ गए होंगे, अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्यों बताया। इसको याद रखिएगा, आपके आरओ की परीक्षा में जो आधिकारिक यात्रा है, विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की भारत की आधिकारिक यात्रा को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। परीक्षा में सवाल पूछे तो वहां पर इन 3 को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चिली के राष्ट्रपति जो थे वो अप्रैल फर्स्ट वीक में भारत की यात्रा पर थे। अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको जो थे वो मई में देखा जाए तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। वहीं पर जो जून है, जून में देखा जाए तो पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखा जाए तो पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है, सैंटियागो पेना पेलेसस, सैंटियागो पेना पेलेसस इनका नाम है। 2 जून से लेकर 4 जून के बीच 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ठीक है, यहां पर बात कर ले, इनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों के सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर सम्मिलित हो रहा है। और सैंटियागो पेना पेलेसस है, इनकी पहली भारत यात्रा होगी। ये जो यात्रा हो रही है, ये जो पराग्वे के राष्ट्रपति है ना, सैंटियागो पेना पेलेसस, इनकी पहली भारत यात्रा है और साथ ही साथ किसी भी पराग्वे के राष्ट्रपति की ये दूसरी भारत यात्रा है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कथन कारण जो होते हैं या कथन, जो 2 कथन वाले सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या तो 4 कथन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, या फिर 2 कथन दे दिया कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। उस प्रकार से भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। और यहां पर क्रमानुसार तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्रम अरेंज करने के लिए आपसे सवाल दे सकता है कि निम्नलिखित देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भारत आगमन के कालानुक्रम को व्यवस्थित करिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जिस प्रकार से आपको अरेंज करना है। वहां पर याद रखिएगा कि जो अप्रैल महीना था उसमें चिली के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर थे।
फिर उसके बाद में मई महीने में देखा जाए अंगोला के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर, और वापस से जो जून है उसमें पराग्वे के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। चलिए, तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा की। अब उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? विश्व दुग्ध दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम बताना है डेयरी फॉर न्यू जनरेशन, डेयरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, मिल्क अ ग्लोबल फूड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 एसेशन रीजन से संबंधित सवाल है। यहां पर देखा जाए कथन ए कह रहा है कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, और कारण कह रहा है यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हुआ। अब आपको बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए कह रहा है ए और बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। अब यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय सम्मेलन में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? इसका आयोजन दुशांबे तजिकिस्तान में हुआ। दूसरा कह रहा है भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। तीसरा कह रहा है 2025 को यूएन ने ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया है। और चौथा कह रहा है हर साल 31 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहां आपको बताना है ऑप्शन कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3, 4 सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के नए नियुक्त जजों में शामिल नहीं है? जस्टिस एनवी अंजरिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस एएस चंद्रकर, जस्टिस एसए बोबड़े। ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 81वीं IATA AGM का आयोजन भारत में कितने वर्षों बाद हुआ है? 30 साल बाद, 40 साल बाद, 42 साल बाद या 50 साल बाद? मैं आपको बता दूं 1983 में हुआ था और उसके बाद 2025 में हो रहा है। तो कितने सालों बाद हो रहा है ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के पहले 2 पूर्ण साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? देखिए, मैंने आपको प्रश्न बताया, ऐसे ही सेम आपसे सही क्रम पूछा भी जा सकता है। जो क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल होते हैं, वो आपसे परीक्षा में पूछ ले। ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम गोवा, ऑप्शन बी कह रहा है गोवा मिजोरम, ऑप्शन सी कह रहा है केरल मिजोरम, ऑप्शन डी कह रहा है मिजोरम केरल। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही है ये आप कमेंट में बताइए। 7वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है? मिस वर्ल्ड 2025 विजेता सुचाता चुआंगश्री किस देश से हैं? भारत से है, थाईलैंड से है, इथोपिया से है या इंडोनेशिया से है? क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या है? 8वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है? प्रूडिकॉर्प दवा किससे रक्षा करती है? किससे रक्षा करती है? जैविक हथियारों से रक्षा करती है या एटमी विकिरणों से रक्षा करती है, साइबर अटैक से रक्षा करती है या जैव विविधता संकट से रक्षा करती है? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे टोटल 8 सवाल पूछे हैं। इन 8 सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। जिन लोगों ने पैकेज को अपडेट नहीं किया वो अपडेट कर सकते हैं। और इसी महीने से, जून महीने से देखा जाए तो हम लोग अपना करंट अफेयर का जो रिवीजन है उस रिवीजन को भी स्टार्ट करेंगे। कल मैं प्रयास करूंगा, यहाँ पर देखा जाए आज ही होना था कि आज आपकी लाइव क्लास होनी थी, जो मई महीने के करंट अफेयर है उस पे MCQ बेस्ड सवाल, ठीक है, लाइव आपके बीच लेकर आया जाएगा। कल शाम को 6:30 बजे आप तैयार रहिएगा। 6:30 बजे, सॉरी 6 बजे शेड्यूल रहेगा, वो 6 बजे शेड्यूल में आप मिलिएगा। सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कल शाम को 6 बजे तैयार रहिए और लाइव आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी साझा करिएगा और लाइव क्लास में जितने ज़्यादा लोग उपलब्ध रहेंगे वो क्लास उतनी ही आनंददायक होती है। आप लोग सवालों का उत्तर दीजिएगा क्योंकि पूरा मई महीने का करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा रखा है। सवाल हमारा होगा, जवाब आपका होगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो आज मैंने आपसे सवाल पूछे इनके भी उत्तर दीजिए। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, फिर उसके बाद 7:30 बजे अपने फिर करंट अफेयर के वीडियो में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।